एवरीवन, दिस इज शिल्पा गरवा। वेलकम टू लेट्स लर्न विद गरवा गर्ल्स। होपफुली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है उत्तर वैदिक काल। इससे पहले हमने ऋग्वैदिक क्लास है वो हम कर चुके हैं, 5, 6, 7 शायद क्लासें होंगी। तो अब 3-4 क्लासों में हम उत्तर वैदिक काल को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, उत्तर वैदिक काल का बांटने की जरूरत क्यों पड़ी इतिहास का। वैदिक काल पढ़ते हैं हम 1500 से लेकर पूरा 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व है। तो फिर वैदिक काल का ये टाइम पीरियड है। तो फिर इतिहासकारों ने ये क्यों कहा कि ये ऋग्वैदिक काल है, ये उत्तर वैदिक काल है। इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, बहुत बड़े स्तर पर जब परिवर्तन होते हैं तो तभी इतिहासकार है वो उसको बांटता है। मतलब कि जो चीजें ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में थी वो अब उत्तर वैदिक काल में चेंज हो जाएगी। तो जो उत्तर वैदिक काल का सबसे पहले टाइम पीरियड, ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड बताऊं मैं, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, यानी कि 500 सालों का इतिहास हमने पढ़ा है ऋग्वैदिक काल का। अब उसके बाद 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। देन उसके बाद हम जो जनपद महाजनपद हुए, जैन बौद्ध धर्म है, वो डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल है वो समाप्त हो गया। देन उसके बाद उत्तर वैदिक काल है वो आरंभ होता है। तो जो उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड है वो है 1000 से 600 ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। बीसी लिखा है मैंने यहाँ पर, बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है। ये वैदिक काल का टाइम पीरियड है, उत्तर वैदिक काल का। अब देखो, वैदिक काल, वैदिक संस्कृति तो एक ही है लेकिन काल है वो 2 हो गए। सभ्यता तो एक ही है, आर्यों की सभ्यता है। वैदिक संस्कृति है, मतलब वैदिक सभ्यता हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो काल है वो 2 हो गए हैं। पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल एक ही बात है, क्योंकि उसकी जानकारी का स्रोत है वो ऋग्वेद है। और देन उत्तर वैदिक काल, मैंने आपको बताया था कि जो ऋग्वैदिक काल का जानकारी का स्रोत क्या था भाई। जानकारी का स्रोत था ऋग्वेद था। उसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, 10 मंडल थे उसके, और उस मंडलों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया था। तो ऋग्वैदिक काल का जो पूर्व वैदिक काल है हमारा, उसकी जानकारी का स्रोत एकमात्र ऋग्वेद था। उसी काल में है वो ऋग्वेद की रचना हुई थी। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में है वो ऋग्वैदिक काल की जो ऋग्वेद है हमारा, ऋग्वेद है हमारा, उसकी रचना हुई थी। तो एकमात्र जानकारी का स्रोत है वो वही है ऋग्वेद। इसी कारण है वो उसका जो नाम है वो ऋग्वैदिक काल पड़ा। अब देखो, इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या क्या होते हैं। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो मैंने आपको बताया था क्लास की शुरुआत में, जब हमने पढ़ा था वैदिक काल, जब हमने शुरू किया था तो मैंने बताया था कि जो वैदिक काल की जानकारी का स्रोत क्या है भाई। तो मैंने बताया था पुरातात्विक स्रोत में 2 अभिलेख बताए थे मैंने आपको, एशिया माइनर अथवा बोग जोगोई। एक ही मतलब है, इसका 2 नाम है, एशिया माइनर अथवा बोग जोगोई का अभिलेख, और दूसरा था हमारा कस्सी का अभिलेख। तो 2 अभिलेख बताए थे मैंने कि यहां से जानकारी मिलती है। और साहित्यिक स्रोत की मैं बात करूं तो साहित्यिक स्रोत क्या थे। उपनिषद, जो सबसे पहले हमारे थे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, और देन उसके बाद आते हैं उपनिषद। लास्ट में जोड़े गए थे, सबसे लास्ट में जोड़े गए थे वो थे उपनिषद। इसीलिए उनको वेदांत भी कहते हैं। मतलब कि जो वेद थे हमारे 4, उसके अंत में जोड़े गए थे उपनिषद, इसी कारण उनको वेदांत भी कहते हैं उपनिषदों को। अब देखो, तो जानकारी का उत्तर वैदिक काल की जानकारी का स्रोत क्या है फिर। तो उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी का स्रोत है हमारा वो ही है साहित्यिक स्रोत, और वही पुरातात्विक स्रोतों से हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऋग्वैदिक काल में हमें ऋग्वेद से जानकारी मिली थी, लेकिन अब हमें उत्तर वैदिक काल में जो जानकारियां मिलेंगी
वो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तीन जो वेद त्रय पढ़े थे हमने, यजुर्वेद, वेद त्रय में तो ऋग्वेद भी आता है, सॉरी, जो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, बच्चे जो तीन वेद हैं हमारे उनसे, और साथ में जो ब्राह्मण ग्रंथ है और जो उपनिषद है उनसे है वो जानकारी मिलेगी इसमें। तो मैंने शुरुआत में आपको जो वेद थे हमारे, वेदों के बारे में बता दिया था, लेकिन ऋग्वेदिक काल में ओनली है वो जानकारी का स्रोत था ऋग्वेद, लेकिन पढ़े हमने उन जो वेद थे चार हमारे, उनको हमने तीन वेद और साथ में पढ़ लिए थे ऋग्वेद के, ताकि है वो आगे आपके है वो चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि उत्तर वैदिक काल अपने आप में बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, मतलब इस जो उत्तर वैदिक काल है इसमें बहुत बड़े स्तर पर चेंजेस हुए थे। यहाँ पर हालात जज्बात सब बदल जाएंगे भाई। पहले गोत्र शब्द का मतलब था, गोत्र शब्द का मतलब था कि जहां पूर्व वैदिक काल में मतलब था कि जहां गायों को रखा जाता है उन्हें गोत्र कहते हैं, और गायों का जो रहती है गायों को रखने का स्थान। और यहाँ पर जो उत्तर वैदिक काल में है वो गोत्र शब्द का मतलब किसी जो व्यक्ति विशेष जो व्यक्ति होता है उसकी पीढ़ी या वंश से हो जाएगा। और जहां कबीलाई समाज था वो धीरे धीरे बंट जाएगा भाई, कबीलाई समाज है वो बंट जाएगा। प्रथा, संयुक्त परिवार की प्रथा रहेगी यहाँ पर भी, लेकिन है वो धीरे धीरे है वो स्थिति है वो डाउन हो जाएंगी। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी खासी थी पूर्व वैदिक काल में, लेकिन यहाँ पर थोड़ी है वो दयनीय हो जाएगी महिलाओं को। पहले महिलाओं को शादी करने का मतलब अधिकार था, अपने आप स्वेच्छा से वो शादी कर सकती थी, स्वयंवर कर सकती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जो शादी करने की जो स्वेच्छा से शादी करने का है वो केवल उच्च वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको ही थी। पहले है वो जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर बंटी हुई थी, कर्म के आधार पर, मतलब जो जैसे कर्म करेगा उसके अनुसार उसका जो कार्य होगा वो कर्म के आधार पर बंटा हुआ था। वर्ण व्यवस्था थी कि मतलब कि पूर्व वैदिक काल में ये था कि जो वर्ण के आधार पर भेदभाव होता था, जैसे ये जो आर्य थे उनको श्वेत वर्णी कहा जाता था, श्वेत जो सफेद, उनको सफेद मानते थे, सफेद मतलब गोरा वर्ण का, और जो गैर आर्य थे मतलब कि आर्य नहीं थे उनको काला या श्याम वर्ण का समझा जाता था। और व्यवस्थाएं है वो कर्म के आधार पर बंटी हुई थी कि जो जैसा कर्म करेगा उसी के आधार पर उसको है वो उसके जो कार्य हैं वो डिसाइड होंगे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये नहीं होगा। अब जो कर्म व्यवस्था थी उसका रूप है वो कर्म से हटकर अब है वो जाति ने ले लिया है, मूल जो है वो जो वंश है वो उसने ले लिया है, मतलब कि अब है वो जो जिस जाति में जिस गोत्र जाति में पैदा होगा, वंश में पैदा होगा, उसी के आधार पर है वो व्यवस्थाएं है वो बंट गई थी। अब जो उत्तर वैदिक काल है हमारा, तो उत्तर वैदिक काल में बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन हुए। महिलाओं की स्थिति मैंने बताया आपको डाउन हो गई थी, और जब जब आगे आगे हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी कि इतिहासकारों ने विचारों ने क्यों बांटा, पागल थोड़ी ना है कि वो उनको शौक आ गया था कि बांट दो, इसको बांट दो, अलग बांट दो। कुछ बड़े मतलब कि जो सब चेंज हो गए, इसी कारण है वो व्यवस्थाएं हैं उनका जो आर्य थे उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जीवन है वो सब चेंज हो गया था, पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए, जिसके कारण उन्होंने इतिहास को बांटा। अब देखो जानकारी कहां कहां से मिलती है उत्तर वैदिक काल में भी, साहित्यिक स्रोतों से बताया मैंने कि जो यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद है, उपनिषद, ब्राह्मण, ये है वो उनकी जानकारी का स्रोत है। और जो एशिया माइनर अथवा भोग जगोई या कश्यप का अभिलेख है वो जानकारी का स्रोत है। तो सबसे पहले देखो भौगोलिक विस्तार की बात मैं यहाँ पे करूं तो भौगोलिक विस्तार हमने पूर्व वैदिक काल में भी पढ़ा था, तो यहाँ पर देखो भौगोलिक विस्तार के बारे में। भौगोलिक विस्तार सबसे पहले उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, ये तो पूर्व वैदिक काल में भी उत्तर में तुर्कमेनिस्तान तक ये लोग थे। अब देखो पश्चिमी सीमा वो अफगानिस्तान से लगती थी, ये तो वही ऋग्वैदिक काल में भी लगती थी, सेम बात है। आगे देखो पूर्वी सीमा
अब जो पूर्वी सीमा है वो पश्चिमी हिमालय से लगती थी, ऋग्वैदिक काल में पश्चिमी हिमालय से लगती थी। अब देखो यहाँ पर है वो गंडक नदी या पूर्वी हिमालय तक, यहाँ पे चेंज हो गया है थोड़ा। और दक्षिणी सीमा है वो विंध्याचल पर्वत नर्मदा नदी तक आ गई। मतलब कि पहले लोग है वो उत्तर और पश्चिम में रहते थे, उत्तर पश्चिम में, उत्तर में जो तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण में जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया है वहां तक। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अब जो पूर्व और दक्षिण का क्षेत्र है, गंगा नदी जो दोआब क्षेत्र है और पूर्वी हिमालय है, गंडक नदी है, गंडक नदी पूर्वी हिमालय और दक्षिण का जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है वहां तक है वो आर्य आकर बसने लगे। आर्य है वो यहाँ तक आ गए। मतलब पहले उत्तर पूर्व तक ही थी, देन उसके बाद में ये उत्तर पश्चिम तक थी, देन उसके बाद ये पूर्व और दक्षिण तक यहाँ इन आर्यों का विस्तार हुआ। अब देखो वैदिक कालीन आर्यों का विस्तार है वो सप्त सिंधु प्रदेश, वैदिक कालीन आर्यों का विस्तार, यानी कि मैं बता रही हूं यहाँ पर ऋग्वैदिक कालीन या पूर्व वैदिक कालीन जो आर्यों का विस्तार था। मतलब कि ऋग्वैदिक काल के जो आर्य हुए उनका आर्य तो एक ही है, टाइम पीरियड दो है, सभ्यता एक ही है, लेकिन उसका काल जो पीरियड है वो अलग है, दो हो गया। देखो वैदिक कालीन आर्यों का विस्तार सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश मैंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी का क्षेत्र, उसको सप्त सिंधु प्रदेश कहते थे क्योंकि वहां 7 नदियां थी। वो नदियां भी मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में आपको बताई है। तो देखो जो पूर्व वैदिक काल के लोग थे, आर्य थे, उनका विस्तार सप्त सिंधु प्रदेश यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो फैली हुई थी वहां तक था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ब्रह्मवर्त प्रदेश। ब्रह्मवर्त प्रदेश यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे लिखा है अरावली क्षेत्र, अरावली क्षेत्र था, उसको ब्रह्मवर्त प्रदेश तक था। मतलब कि जो ऋग्वैदिक काल के आर्य हुए उनका विस्तार था सप्त सिंधु प्रदेश, सिंधु घाटी सभ्यता तक और ब्रह्मवर्त प्रदेश यानी कि अरावली तक का क्षेत्र की जानकारी उनको थी, वहां तक ये लोग फैले हुए थे। जबकि अब देखो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का विस्तार है वो ब्रह्मर्षि, यहाँ ब्रह्मवर्त है भाई, और यहाँ पर ब्रह्म ऋषि प्रदेश। ब्रह्म ऋषि प्रदेश किसको कहते हैं? गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वहां तक, और मध्य प्रदेश है, वहां पर हिमालय और विंध्याचल पर्वत, पूर्वी हिमालय, यहाँ पे बताया था ना मैंने पूर्वी हिमालय और विंध्याचल पर्वत, यानी कि दक्षिण में देखो हिमालय और विंध्याचल प्रदेश मध्य प्रदेश तक भी हो गया था। मतलब पहले लोग है वो उत्तर और पश्चिम तक उनको जानकारी थी पूर्व वैदिक काल के लोगों को। तो जब उत्तर वैदिक काल आया तो ये लोग है वो पूर्व में और दक्षिण में भी इनका विस्तार हुआ, मतलब एक बड़े स्तर पर विस्तार हो गया इनका पूरे देश भर में। अब देखो उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार 2 रूपों में होता है। अब देखो भौगोलिक विस्तार किस प्रकार से हुआ इनका, किस प्रकार से इनका भौगोलिक विस्तार हुआ, तो देखो राजाओं द्वारा युद्ध के माध्यम से क्षेत्र विस्तार। अब राजा है वो युद्ध के माध्यम से अपने क्षेत्र का विस्तार करने लगे थे। इस काल में है युद्ध व्यवस्था आ गई थी, मतलब पहले शांति पीरियड था, अब राजा है वो युद्ध के माध्यम से अपने क्षेत्रों का विस्तार करने लगे। लोहे की कुल्हाड़ी एवं आग के द्वारा जंगलों को काटकर एवं जलाकर अतिरिक्त भूमि का विकास। अब लोहे की कुल्हाड़ी ये कहां से मिली है, तो जो उत्तर प्रदेश का एंटा जिला है, अंतरजी खेड़ा नामक एक स्थान से है वो लोहे की कुल्हाड़ी मिली है। 1961 में मिली थी अलेक्जेंडर कनिंगम को ये लोहे की कुल्हाड़ी मिली थी उत्तर प्रदेश के एंटा जिले के अंतरजी खेड़ा स्थान से। तो लोहे का साक्ष्य मिला, मतलब कि पूर्व वैदिक काल में बिल्कुल भी लोहे का ज्ञान नहीं था इनको, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे का भी ज्ञान हुआ इनको। और जब हल मिला था लोहे का हल मिला है, तो ये लोग मतलब खेती भी करने लगे। तो मतलब उत्तर वैदिक काल में बताऊं मैं आपको तो बहुत बड़े स्तर पर ये लोग खेती को महत्व देने लगे और खेती करने लगे। पूर्व वैदिक काल में है वो पशुपालन इंपॉर्टेंट था, पशुपालन करते थे ये लोग, पशुपालन करते थे पूर्व वैदिक काल में। गाय है वो विनियमन का माध्यम थी, गायों को बहुत
पूजनीय माना जाता था, उनकी खरीदी और बेचना करते थे ये लोग। लेकिन उत्तर वैदिक काल में है वो पशुपालन की जगह है वो अब ले ली थी कृषि ने। पहले कृषि नहीं थी, कृषि थी लेकिन इतनी नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में है वो कृषि ने अपनी जगह ले ली थी। पशुपालन ये भी करेंगे लेकिन ना नहीं, मतलब यहाँ पर कृषि का महत्व है वो बढ़ गया, वहां पर पूर्व वैदिक काल में कृषि का महत्व नहीं था। अब तो पहले इनको जमीनें इनको पता नहीं थी कि ये लोग उत्तर पूर्व में उत्तर पश्चिम तक ही रहते थे। अब देखो दक्षिण में विस्तार हुआ है इनका, दक्षिण और पूर्व में, तो यहाँ की भूमि भी अच्छी है, हल भी मिल गया है, लोहे का हल मिला है, तो उससे भाई खेती भी करेंगे ये लोग। जब राजा जनक खेती कर सकते हैं इस काल में, वो उनका उल्लेख मिलेगा कि राजा जनक द्वारा हल से खेती कार्य किया गया था, तो आम जनता तो करेंगे, मोटिवेशन मिलेगा उनको। तो और अच्छी खासी भूमि यहां तक इनका विस्तार हो गया। दक्षिण गंगा का दोआब क्षेत्र है पूर्व तक, दक्षिण पूर्व तक, तो ओबियसली खेती का महत्व बढ़ जाएगा। अब देखो ये लोग हैं वो लोहे की कुल्हाड़ी एवं आग के द्वारा आग जलाकर जंगलों को जलाते थे और जो जंगल की भूमि थी उसको साफ करते थे और उस पर खेती करते थे। खेती नहीं, उस अपनी जो जमीन है वो बसने के लिए ये लोग करते थे। अब देखो सतपथ ब्राह्मण में ये एक ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण कोई जो गोत्र नहीं है, यहाँ पर ब्राह्मण एक ग्रंथ है। सतपथ ब्राह्मण मतलब कि सतपथ एक ग्रंथ है, सतपथ ब्राह्मण का यहाँ अर्थ है ग्रंथ। सतपथ ब्राह्मण में मिलने वाली विदेथ माथो एवं गौतम राहुगण, ये दो व्यक्ति थे, विदेथ माथो एवं गौतम राहुगण की कहानी लोहे की कुल्हाड़ी एवं आग के द्वारा जंगलों को काटकर एवं जलाकर अतिरिक्त भूमि के विकास की पुष्टि करती है। सतपथ ब्राह्मण में मिलने वाली विदेथ माथो एवं गौतम राहुगण की कोई कहानी है, वो इस बात की पुष्टि करती है कि इन लोगों ने मतलब जंगलों को जलाकर काटकर जलाकर फिर भूमि को है वो साफ किया और अतिरिक्त भूमि के विकास की पुष्टि करती है। अगर देखो जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों को उनकी नीड बढ़ेगी, तो वो क्या करेंगे, भूमि जो भी भूमि मिलेगी उसको जलाकर काट कर जलाकर साफ करेंगे और अपने क्षेत्र का है वो विस्तार करेंगे। अब देखो उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में क्या है? उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में क्या है, क्या लिखा हुआ है? मेनाक या कोच और त्रिकुद नामक 3 पर्वत चोटियां है का उल्लेख बार बार मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य मतलब जो लिखा गए थे ब्राह्मण उपनिषद वगैरह, और 3 वो वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उनको क्या कहते हैं? साहित्य। तो जो मिनाक, कोच और त्रिकुद है वो 3 पर्वत चोटियों की जानकारी मिलती है इस उत्तर वैदिक काल में, बार बार इनका उल्लेख होता है यहाँ पे। अब देखो ये चोटियां हो गई उत्तर वैदिक काल की। अब राजनीतिक जीवन की मैं बात करूं तो ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई थी, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई थी वो थी ग्रह या फिर कुल, ग्रह या फिर कुल, और सबसे बड़ी इकाई थी वो थी जन। ये ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। अगर उत्तर वैदिक काल में क्या है, सबसे छोटी इकाई तो वही रहेगी ग्रह या फिर कुल, ग्रह अथवा कुल, लेकिन जो बड़ी इकाई है वो चेंज हो जाएगी, बड़ी इकाई जनपद हो जाएगी। यहाँ पे जन था, यहाँ पे जनपद हो गया, मतलब कि जब छोटी इकाई तो वही रहेगी ग्रह या कुल, बड़ी इकाई है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में जन था तो यहाँ पर जनपद हो गए। तो अब देखो यहाँ पर प्रशासनिक इकाइयां लिखी है मैंने। जनपद किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक जन मिलते हैं तो वो जनपद का निर्माण करते हैं। अब देखो कुल का होता था कुलूप, गांव का होता था ग्राम का ग्रामीणी, विश्व का विश्वपति, जन का जनपति और जनपद का राजा। अब उत्तर वैदिक काल में जनपद बन गए थे भाई, और जनपदों का जो शासन करते थे जनपदों पर वो थे राजा, उनको राजा कहने लगे। पहले था कबीलाई समाज,
राजा है वो कबीलाई समाज था, तो कबीले की जो समाज था उसकी देखरेख करता था। लेकिन यहाँ पर है वो राजा का चेंज हो जाएगा, कार्य है वो। अब देखो, जनपद पर राजा राज करते थे। पूर्व वैदिक काल में जन थे और उनका जनपति होता था। फिर यहाँ पर राजा के पास और ज्यादा पावर आ जाएगी, राष्ट्र का हो जाएगा एक राट। अब जनपद, जब बहुत सारे जनपद मिलते हैं, जनपदों जब मिलके राष्ट्र बनाते हो, राष्ट्र पर राज करने वाला एक राट। ऐसे समझो जैसे ये है कुल। कुल मतलब ये से समझ लो कि एक परिवार का मुखिया है, तो मुखिया ये परिवार है, तो परिवार का मुखिया कौन होगा? कुल्लू पर। और ये ग्राम है, तो गांव का जो मुखिया होगा ग्रामीण। ठीक है। अब देखो, गांवों से मिलकर बनती हैं, गांव से मिलकर पंचायत, तहसील, जनपद और राष्ट्र। ये ऐसे समझो जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गए, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है। और ये डिस्ट्रिक्ट से मिलकर क्या बनी है? फिर राज्य, और राज्य से मिलकर जो बना है वो है राष्ट्र। और ये है वो तहसील मान लो, ये गांव मान लो, ये परिवार मान लो। ठीक है। तो इस प्रकार ये था प्रशासनिक इकाई उत्तर वैदिक काल की। और ये हमने ऋग्वैदिक काल में भी पढ़ा था। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जनपद हो गए। अब जन से मिलकर दो या दो से अधिक जनपद, जन से मिलकर जनपद हो गया और उन पर राजा राज करता था। अब देखो, जनपद दो या दो से अधिक जनों का समूह है। अब पूर्व वैदिक काल में बहुत सारे जो जन है वो मिलकर जनपद का निर्माण करते थे। पूर्व वैदिक काल में भी जो जन है वो जनपद बने हुए थे। देखो, पुरु और भरत मिलकर पुरु जनपद है वो बनाया था। पुरु और भरत ने मिलकर कुरु जनपद बनाया। करीवी और तुर्वंश ने पांचाल जनपद बनाया। सीवी तथा बलानस ने के जनपद बनाया। तो ये थे पूर्व वैदिक काल के जो जन थे। उन्होंने दो या दो से जो अधिक जन है वो मिलते हैं तो आपस में जनपद का निर्माण करते थे। ये पूर्व वैदिक काल के जनपद थे। अब देखो, यहां पर ये कुरु जनपद, पांचाल जनपद, ये जब हमारा उत्तर वैदिक काल कंप्लीट हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे जनपदों की ओर जाएंगे, हम जनपदों की ओर। तब मैं बताऊंगी कुरुक्षेत्र, कुरु जनपद। तो ये फिर देखो, हम इतिहास में सीक्वेंस के हिसाब से चलते हैं ना, तो चीजें बहुत आसानी से सरलता से हम सीख जाते हैं। वरना भाई एक टॉपिक बीच में से उठा ले, एक टॉपिक बीच में से, तो बिल्कुल भी सीक्वेंस नहीं रहता है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का काल पीरियड हमने पढ़ा, उसकी सारी जितनी भी डिटेल थी A to Z। टाइम लगेगा धीरे धीरे, लेकिन सब कुछ हो जाएगा। ताकि अगर आपकी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि टाइम लगे कोई बात नहीं, लेकिन डाउट है वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही हूँ आपको समझाने का। और तब अगर आपके अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी विचार है, क्वेश्चन है, वो पूछ सकते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।